प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग संस्कृत में और हिंदी में जो वर्णों के उच्चारण स्थान के रूप में बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। आओ संक्षेप में किस तरीके से कौन सा अक्षर शरीर के किस अंग के माध्यम से उच्चारित होता है उसको समझने का प्रयास करें। नंबर 1 पर जो कंठ से बोले जाने वाले स्वर और व्यंजन है, वर्ण है, उनको इस प्रकार से जानने का प्रयास करें। छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा और आहा। संस्कृत में एक सूत्र भी है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। आ का अभिप्राय है छोटा आ और बड़ा अर्थात दोनों प्रकार के आ। और कु का अभिप्राय है का वर्ग का पूरा परिवार अर्थात का, खा, गा, घा, अंगा और हा और विषय। तो एक बार फिर हम समझने का प्रयास करें कि अगर परीक्षा में हमको इन वर्णों में कोई वर्ण जिसका उच्चारण स्थान हमसे पूछा गया है तो हम जानेंगे कि कंठ से संबंध रखने वाले ये उच्चारण स्थान है। जैसे बोलते हैं आ, तो स्वयं समझ में आ रहा है कि ये ध्वनि हमारी कहाँ से निकल रही है, किस अंग में टकरा रही है। उसी आधार पर वर्ण का उच्चारण स्थान निर्धारित किया जाता है। तो छोटा, बड़ा, का, खा, गा, घा, इंगा और हा तथा आहा, ये सभी वर्ण कंठ के माध्यम से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ ही माना गया है। इसी प्रकार से आगे आने वाले जो अक्षर हैं, छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, या और शा, शीटी वाली शा। सूत्र के आधार पर कहा जाता है इचु यशा नाम तालु अर्थात छोटी, बड़ी और चा वर्ग का पूरा परिवार, चा से लेकर के यहां तक के 5 अक्षर और या और शीटी वाली शा, इन अक्षरों को या इन वर्णों को जहां से बोला जाता है वास्तव में वह स्थान तालु कहलाता है। इसलिए इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश करें। इचु यशा नाम तालु, छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, या और शा। इसी क्रम में चूंकि हमने पिछले दिनों में माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, अकाश सवर्ण दीर्घा के आधार पर आगे हम लोग जैसे इसी के विस्तार में संधि भी पढ़ेंगे। तो पहला जो सूत्र था आयुण, तो आयुण में आ, ई, उ के अंतर्गत तो आ में आपका आ जाता है छोटा, बड़ा, ई के अंतर्गत छोटी और बड़ी। चलते हैं उसी क्रम में हम आगे आने वाले जो वर्ण हैं, जो मूर्धा, जहां पर हमारी जिह्वा ऊपर को जिस हिस्से को स्पर्श करती है इन अक्षरों को बोलने के कारण, तो थोड़ी सी जिह्वा मुड़ जाती है। इस स्थिति का नाम मूर्धा है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, छोटी री और बड़ी, टा, ठा, डा,
वास्तव में मुख के अंदर किस जगह किस अंग को मुड़ करके छू रही है, उसी आधार पर इन वर्णों का उच्चारण स्थान निर्धारित होता है। तो री, री, ता, ठा, डा, ढा, अणा, रा और सा। तो हम देखते हैं कि हमारी जिह्वा मुड़ करके ऊपर को ऊर्ध्व हो जाती है, इसलिए इनके उच्चारण स्थान मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा के सूत्र के आधार पर। इसी प्रकार से दंत से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान हम सीखेंगे। कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं? ऋतु लसानाम दंतः सूत्र के आधार पर लृ और ता का पूरा परिवार, माने ता वर्ग का पूरा परिवार, ता, था, दा, धा, ना, ला और सरलता वाली सा, इन वर्णों को आप फिर से अभ्यास के रूप में बोलने का प्रयास करें तो बिना दांत से स्पर्श किए जिह्वा इन वर्णों को नहीं बोल सकती है। तो आप जब भी इन वर्णों को बोलेंगे तो आपकी जिह्वा टकराती है दंत से, इस कारण से इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत कहा जाता है। लृ, ता, था, दा, धा, ना, ला और शा। इसी प्रकार से आगे आने वाले जो वर्ण हैं, जो ओष्ठ जिनका उच्चारण स्थान है, माने जब तक हमारे ओठ का उपयोग नहीं होगा तब तक इन वर्णों को हम नहीं बोल सकते हैं। इसमें आपके दो प्रकार के वर्ण हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग का पूरा परिवार, उपु, माने उ, ऊ, पा, फा, बा, भा, मा। अगर हम चाहें ओठ को बिना बंद किए खुले रहे और पा वर्ग के किसी वर्ण का उच्चारण स्थान करना हो, नहीं कर सकते। ऊ अथवा बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान जो हमारा ओष्ठ है, इसका मतलब यह है कि हम इसमें अपने ओष्ठों का प्रयोग करते हैं, तभी इन वर्णों को बोल पाते हैं। इसलिए इन सब के उच्चारण स्थान ओष्ठ के रूप में जाने गए। अब कुछ ऐसे भी वर्ण हैं, पहले वैसे हम बोल आए हैं, हर वर्ग का पांचवा अक्षर उस परिवार के साथ भी बोलने का, लेकिन विशेष रूप से नासिका, चूंकि जो अंक की बिंदी है या अनुनासिक व्यंजन के रूप में इनको है, इसमें नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है। इस कारण इन वर्णों को नासिका के साथ बोलने के कारण नासिका उच्चारण स्थान माना गया है। अंक, अंगा, न्या, अणा, ना, मा, हर वर्ग का पांचवा वर्ण और अनुनासिक रूप में अंक भी इसमें आएगा। इसी प्रकार से कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसमें दो स्थानों का एक साथ उपयोग किया गया है, माने कंठ का भी और तालु का। जैसे हम बोलते हैं ए, तो वास्तव में ए बनता है, संधि में आगे हम पढ़ेंगे, आ धन ई बराबर ए। तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु, तब बनता है ए। इसलिए आ धन ई बराबर ए होने के कारण ए को इस रूप में हम समझ सकते हैं, आ धन ई बराबर ए। आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, तो ए जो बनता है इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु ए। इसी तरीके से ऐ, तो ए और ऐ दो ऐसे
ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। इसी प्रकार से ओ और औ, ओ जो है ये कंठ और ओष्ठ से, क्योंकि आ धन उ की जब संधि करते हैं तो ओ बनता है और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और गुण संधि हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो उस आधार पर ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों की मदद लेनी पड़ती है। इस कारण ओ और औ ये कंठ ओष्ठ उच्चारण स्थान माने जाएंगे इनके। और एक वर्ण हमारा बचता है जिसे वा कहते हैं। तो वा अपने आप में बकारस्व, इसके लिए वास्तव में जिह्वा हमारी दंत को भी स्पर्श करती है और ओष्ठ का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर शरीर के इन दो अंगों का उपयोग हो रहा है, इसलिए दंत और ओष्ठ दोनों के उपयोग के कारण वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ माना गया है। तो आज हम लोग इस तरीके से हिंदी में भी और संस्कृत में भी सामान्य रूप से ये जो वर्णों के उच्चारण स्थान है जाने, समझें और तैयार करें। परीक्षा के लिए भी उपयोगी होंगे और हमारा अपना हिंदी का, संस्कृत का व्याकरण संबंधी ज्ञान भी अभिवृद्धि को प्राप्त होगा।